नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कक्षा 10 के 11वें लेसन विनिर्माण उद्योगों के बारे में। दोस्तों, विनिर्माण का मतलब होता है वस्तुओं का पुनः निर्माण करना। विनिर्माण का तात्पर्य किससे होता है? वस्तुओं के पुनः निर्माण से होता है। वस्तुओं का पुनः निर्माण करना ही क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। अब बात करते हैं उद्योग की कि उद्योग क्या होता है। तो दोस्तों, कृषि तथा खनन क्रियाओं के द्वारा जो भी पदार्थ अपन को मिलते हैं उनमें रासायनिक और उनके भौतिक गुणों को परिवर्तित करके मानव के उपयोग योग्य तथा अधिक मूल्यवान की बनाने की जो प्रक्रिया है वह कहाँ संपन्न की जाती है? उद्योगों द्वारा संपन्न की जाती है। तो वस्तुओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित जो रूप है वह कहाँ तैयार किया जाता है? उद्योगों में तैयार किया जाता है। जैसे कपास से क्या बनाना? सूती वस्त्रों का निर्माण करना, सूती वस्त्र बनाना। दोस्तों, वर्तमान जो अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभों में उद्योग का प्रमुख क्या होता है? स्थान होता है। यानी अर्थव्यवस्था के स्तंभों में उद्योग महत्वपूर्ण कार्य करता है, महत्वपूर्ण कड़ी है वह होती है। कौन? उद्योग होता है। दोस्तों, वर्तमान अर्थव्यवस्था के जो स्तंभों में किसको जोड़ लिया अपन ने? उद्योगों को जोड़ लिया। उद्योगों में क्या होता है? रोजगार का सृजन होता है। किसका सृजन होता है? रोजगार का। तथा उत्पादन से क्या व्यापार व आर्थिक जो घटक है उनका भी क्या होता है? विकास होता है। किससे? उद्योगों से। उद्योगों से क्या होता है? रोजगार का सृजन होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है जिससे व्यापार और जो आर्थिक जो घटक है उनका भी क्या होता है? विकास होता है। दोस्तों, भारत की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें भी किसके साक्ष्य मिले हैं? उद्योगों के साक्ष्य मिले हैं। कैसे? क्योंकि उस वक्त सूती कपड़े बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जाता था, कांसे की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। इन सभी सभ्यताओं में ये चीजें मिली है। सूती कपड़े मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मूर्तियां मिली है। तो इन इन उद्योगों का विकास प्राचीन काल से ही भारत में क्या था? चला आ रहा था दोस्तों। तथा इसी के साथ साथ दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में स्थित जो जंग रोधी लौह स्तंभ है वह भी भारतीय जो प्राचीन जो औद्योगिक विकास है उसका द्योतक है, उसका परिचायक है। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके पास में क्या मिलता है? एक लौह स्तंभ मिलता है जो जंग रोधी, मतलब इतना प्राचीन समय का जो निर्मित है उसमें आज भी जंग नहीं लगी है। तो भारत की जो प्राचीन औद्योगिक विकास है उसका भी वह एक बहुत बड़ा उदाहरण अपने आप में क्या करता है? प्रस्तुत करता है। प्राचीन समय में भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। मतलब ऐसा तो नहीं है कि भारत में सोने की चिड़िया उड़ती थी या सोने की चिड़िया होती थी। चिड़िया से मतलब ये नहीं है दोस्तों। क्या था? भारत जो है वह प्रारंभ से ही कलाकृति में एक माहिर रहा है। यानी भारत अपने आप को विभिन्न कलाओं के अंदर विश्व स्तर पर वह अपने आप को प्रदर्शित करता है। भारत में आभूषण निर्माण की जो कला थी वह प्राचीन काल से ही बहुत ही मजबूत स्थिति में थी। बहुत ही अच्छी तरह की कलाकारी भारत में की जाती थी। तो विदेशों से लोग बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात कहाँ लाया करते थे? भारत में लाया जाता था उनको। तो भारत में कुछ समय के लिए सोना चांदी कहाँ भारत में इकट्ठे हो गए थे। तो बड़ी मात्रा में भारत में थे विदेशों से सोना चांदी हीरे जवाहरात इकट्ठे होने लगे थे। यही कारण है कि भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के साथ तथा उनकी जो दमनकारी जो नीतियां थी उसके कारण भारतीय जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले जो कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग थे उनको उन्होंने एकदम क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेज जैसे भारत में आए किसके उद्देश्य से आए थे? व्यापार के उद्देश्य से आए थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी जड़ें भारत में जमाना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था और भारतीयों के खिलाफ दमनकारी नीतियां उन्होंने लागू कर दी। और भारत के जो कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, उनको बिल्कुल क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, जो भारत की रीढ़ की हड्डी कहलाते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार भारत में था वो औद्योगिक विकास का एक अच्छा स्तर प्राचीन काल से ही देखने को मिला। विभिन्न सभ्यताओं से पता चलता है कि भारत में जो उद्योग है उनका स्तर प्रारंभ से ही रहा है। आज अपन बात करेंगे भारत में आधुनिक उद्योगों के प्रारंभ किस प्रकार से हुआ है। तो दोस्तों देखिए, भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ
में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ। दोस्तों 1845 ईस्वी में 1845 ईस्वी में मुंबई में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल लगाई गई। कहां? सूती वस्त्र, सॉरी मुंबई में सूती वस्त्र का उत्पादन किया गया। कब? 1845 में। किसकी मिल लगाई? सूती वस्त्र की मिल लगाई 1845 में। कहा? मुंबई में। उसके बाद 1865 में 1865 में सॉरी 1800 उसके बाद 1855 में उसके बाद 1855 में जूट उद्योग की स्थापना कर दी। जूट उद्योग की स्थापना कर दी। कहां कर दी? भारत में कर दी। यानी 1845 में मुंबई में सूती वस्त्र मिल स्थापित कर दी। 1855 में जूट उद्योग की स्थापना कहां कर दी? भारत में कर दी। भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1855 से माना जाता है, जब से जूट उद्योग की स्थापना भारत में की गई थी। तब से उद्योगों का जो प्रारंभ है वह भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ माना जाने लगा। दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई। कब? 1948 में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई। प्रथम औद्योगिक नीति को लागू कर दिया गया। कब? 1948 में स्वतंत्रता के बाद, जिसमें प्रादेशिक जो असंतुलन है उसको कम करने के लिए नए रोजगार कृषि आदि पर क्या दिया गया? बल दिया गया। किसमें? प्रथम औद्योगिक नीति के अंदर। किस पर बल दे दिया गया? रोजगार, यानी नए नए रोजगारों का सृजन कैसे किया जाए, इस पर क्या दिया? बल दिया गया। कृषि है, कृषि पर क्या दिया गया? बल दिया गया। और जो निर्यात आधारित जो उद्योग थे उनके विकास पर भी क्या दे दिया गया? बल दे दिया गया। यानी ऐसी वस्तुओं का उत्पादन जिनका ज्यादा निर्यात विदेशों में होता था, उन वस्तुओं के उत्पादन पे इस औद्योगिक नीति में क्या दिया गया? बल दिया गया। इसी के साथ साथ कच्चे माल तथा तकनीकी की जो कमी है उसको दूर कर, कच्चे माल और तकनीकी की कमी को दूर कर और कम लागत में उद्योगों का क्या कर दिया गया? निर्माण, कम लागत पर उत्पादों का क्या किया गया? निर्माण पर क्या दे दिया गया? जोर दे दिया गया। कब? औद्योगिक नीति 1948 के बाद में। उसके बाद योजना आयोग ने पंचवर्षीय जो योजनाएं थी उनके माध्यम से अनेक उद्योगों को स्थापित करने की ठानी। मतलब योजना आयोग का गठन के बाद, यानी योजना आयोग ने क्या किया? पंचवर्षीय योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। और उन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से क्या उद्योगों का विकास किया जाने लगा। कहां? भारत में उद्योगों का विकास किया जाने लगा। इनके द्वारा लोह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग आदि उद्योगों का विकास भारत में करने पर जोर दिया जाने लगा। अब बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग की। लौह इस्पात उद्योग भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जो अनेक उद्योगों का जो निर्माण करने पर जो जोर दिया गया था, उनमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है लौह इस्पात उद्योग। दोस्तों लौह इस्पात उद्योग को औद्योगिक विकास की रीढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औद्योगिक विकास की रीढ़। औद्योगिक विकास की रीढ़ क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है, या औद्योगिक इसका आधार स्तंभ, औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ भी इसे ही कहा जाता है। दोस्तों लौह इस्पात उद्योग को उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्योगों की जननी। यानी सभी उद्योगों का जो जन्म है वह किससे होता है? लौह इस्पात उद्योग से होता है। क्योंकि एक छोटी सी सुई से लेकर एक विशालकाय जलयान तक के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें बड़े स्तर पर लौह इस्पात का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि लौह इस्पात के बिना सभी उद्योग अधूरे हैं, क्योंकि उद्योगों में जो मशीनें प्रयुक्त होती हैं उन मशीनों के जो पुर्जे हैं वह भी किसके बने होते हैं? लोहे के बने होते हैं। तो लोहे के बिना उद्योगों की कल्पना करना असंभव सी बात है। इसलिए इसे उद्योगों की क्या कहा जाता है? जननी भी कहा जाता है।
भारत में जो लौह इस्पात उद्योग है उसकी स्थापना पश्चिमी बंगाल में हुई थी। कहाँ हुई थी स्थापना? पश्चिमी बंगाल में हुई थी। पश्चिमी बंगाल का जो कुल्टी स्थान है उस कुल्टी स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले। किसकी? लौह इस्पात उद्योग की। पश्चिमी बंगाल का जो कुल्टी जो क्षेत्र है वहां पर सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी। और किस नाम से हुई थी? बराकर आयरन वर्क्स के नाम से। किसके नाम से? बराकर आयरन वर्क्स। किसके नाम से हुई थी? बाराकर आयरन वर्क्स के नाम से इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। दोस्तों, लौह इस्पात उद्योग की स्थापना पश्चिमी बंगाल के कुल्टी में बाराकर आयरन वर्क्स के नाम से सबसे पहले की गई थी। इसकी जो वास्तविक जो शुरुआत है दोस्तों वह 1907 से मानी जाती है। किसकी वास्तविक जो शुरुआत है किसकी? इस लौह इस्पात उद्योग की जो वास्तविक शुरुआत है वह 1907 से मानते हैं। 1907 से मानते हैं जब साक्षी में क्या किया गया? लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया। साक्षी नामक स्थान पर लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया। किस नाम से? टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स के नाम से। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जब सबसे पहले 1907 में साक्षी नामक स्थान पर क्या किया गया? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नाम से क्या लगाया गया? कारखाना स्थापित किया गया। किसकी सहायता? किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा यह कारखाना स्थापित किया गया। कब? 1907 में। कहा? साक्षी नामक स्थान पर यह कारखाना लगाया गया। कौन सा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा। उसके बाद अगर अपन देखें इसके अंदर तो 1909 की बात करते हैं। 1909 में क्या हुआ? 1909 में आसनसोल के निकट हीरापुर में, पश्चिमी बंगाल में। आसनसोल कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। तो आसनसोल के निकट कौन से स्थान पर? हीरापुर। आसनसोल के निकट हीरापुर में क्या लगा दी? लौह इस्पात कंपनी का क्या कर दिया गया? विकास कर दिया गया। किसका? लौह इस्पात कंपनी का क्या किया गया? विकास किया गया। कहां? हीरापुर में। हीरापुर पड़ता है पश्चिमी बंगाल में। उसके बाद 1936 की आयरन लोहे की क्या लगा दी? कंपनी लगा दी। लोहा एवं इस्पात, भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी, जिसका नाम क्या था? भारतीय लोहा इस्पात कंपनी। इसका क्या किया गया? यहाँ विकास किया गया। कहा? हीरापुर में। इसके बाद 1936 में क्या हुआ? ये था कुल्टी और हीरापुर, इन दोनों को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। कुल्टी और हीरापुर इन दोनों कारखानों को आपस में क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। किसमें? इसको में। किसमें मिला दिया गया? इसको में दोनों को मिला दिया गया। दोनों को किसको? कुल्टी को और हीरापुर को। वापस से रिपीट करता हूं, 1936 में क्या हुआ? कुल्टी और हीरापुर दोनों जो कंपनियां थी उनको क्या किया गया? किसमें मिला दिया गया? इसको में मिला दिया गया। किसको मिला दिया गया? इसको में इसको दोनों को मिला दिया गया, कुल्टी और हीरापुर। तो उसके बाद 1937 में बरनपुर कहां पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में। बरनपुर में क्या किया गया? एक लोहा संयंत्र की स्थापना कर दी, स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल। किस नाम से? स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना कर दी गई 1937 में बरनपुर में। इसके बाद 1953 में क्या हुआ? 1953 में बरनपुर को भी मिला दिया गया। किसमें? इसको में। इसको में मिला दिया गया। किसको? बरनपुर को भी किसमें मिला दिया? इसको में मिला दिया गया। कब? 1953 में।
इसको में। दोस्तों इसको का पूरा नाम क्या है? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ब्रह्मपुर जो संयंत्र था उसको भी किसमें मिला दिया गया? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में मिला दिया गया। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में इसको विलीन कर लिया गया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद लौह इस्पात उद्योग का विकास था वह विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा किया गया। अब आगे जो पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत है कर दी गई थी, उसके बाद जैसे ही पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई तब से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लौह इस्पात उद्योग का क्या कर दिया गया? विकास कर दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना, दोस्तों दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? दुर्गापुर में एक संयंत्र लगाया गया। कहां? दुर्गापुर में। दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। कहां पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। दुर्गापुर में एक संयंत्र लगा दिया गया। कब? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर में संयंत्र लगाया गया। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में क्या लगाया गया? एक लोहे का कारखाना स्थापित किया गया। दूसरा जो कारखाना था वह राउरकेला में स्थापित किया गया। राउरकेला पड़ता है उड़ीसा में। तो राउरकेला में भी एक कारखाना लोहा इस्पात का लगा दिया गया। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। तीसरा जो कारखाना था वह स्थापित किया गया भिलाई में। भिलाई, भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी एक कारखाना स्थापित कर दिया गया। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान तीन संयंत्र या कारखाने स्थापित किए गए। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से। ये 3 कारखाने स्थापित किए गए। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन के सहयोग से भारत में कौन से कारखाने लोहे इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया? तो दुर्गापुर। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला और रूस के सहयोग से भिलाई। एक बार मैथ में पूछ लेता है राउरकेला कहाँ है? तो राउरकेला पड़ता है उड़ीसा में। भिलाई कहाँ है? भिलाई छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। इसके बाद दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी एक संयंत्र स्थापित किया गया। कौन सा? बोकारो। बोकारो। कौन सी पंचवर्षीय? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान संयंत्र स्थापित किया गया बोकारो। बोकारो कहां पड़ता है? बोकारो पड़ता है झारखंड में। कहां पड़ता है? झारखंड के। झारखंड के बोकारो में एक संयंत्र स्थापित किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। बोकारो में भी स्थापित किया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना था। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात का कारखाना कौन सा था? बोकारो, जो एशिया का सबसे बड़ा है। दोस्तों 1973 में क्या हुआ कि उद्योगों की गुणवत्ता थी उसमें सुधार करने के लिए प्रयास किए गए। किस कब? 1973 में उद्योगों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए और स्थापना किसकी की गई? सेल की स्थापना की गई। किसकी स्थापना कर दी गई? सेल की स्थापना कर दी गई। कब? 1973 में सेल की स्थापना। किसमें सुधार करने के लिए? उद्योगों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सेल की क्या कर दी? स्थापना कर दी, जो देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कारखानों की प्रशासनिक कार्य देखता था। किसके? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के प्रशासनिक कार्य। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे उसके प्रशासनिक कार्य की देखरेख कौन करने लगा? सेल करने लगा। सेल का जो विकास है क्यों किया गया? उद्योगों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों?
उसके बाद विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में भी एक कारखाने का विकास किया गया था। विशाखापट्टनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। एक कारखाने का विकास किया गया था जिसको भी किसमें मिला लिया गया, किसमें मिला लिया गया, सेल में मिला दिया गया। इसको सेल में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। किसको, विशाखापट्टनम जो कारखाना था इस्पात का, उसको सेल में क्या कर दिया, शामिल कर दिया गया। कब, 1973 के बाद। उसके बाद क्या हुआ, सेलम, सेलम जो लोहे इस्पात कारखाना था, सेलम पड़ता है तमिलनाडु में। सेलम जो कारखाना था उसको भी किसमें शामिल कर दिया गया, सेल में शामिल कर लिया गया। फिर क्या किया गया, विजयनगर, विजयनगर जो लोहे इस्पात कारखाना था कर्नाटक में, विजयनगर पड़ता है कर्नाटक में, उसको भी किसमें शामिल कर दिया गया, सेल में शामिल कर दिया गया। दोस्तों भारत की प्रमुख लोहे इस्पात इकाइयों की कि कौन कौन सी लोहे इस्पात इकाइयां भारत में कार्यरत है, तो सबसे पहली है टिस्को। टिस्को, टिस्को कहां स्थित है, जमशेदपुर, जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर कहां पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। तो जमशेदपुर झारखंड, कौन सी इकाई, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कई बार पूरा नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टिस्को का पूरा नाम क्या है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। दूसरा है इसको, दूसरा है इसको, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कहां, एक तो थी कुल्टी, एक थी हीरापुर, एक थी ब्रह्मपुर। तीनों को तीनों जो इकाइयां थी उसको क्या, किसमें मिला दिया गया था, इसको में मिला दिया गया था। तो 3 इकाइयां थी इसको की, कुल्टी, हीरापुर और ब्रह्मपुर। तीनों क्षेत्र ही पश्चिमी बंगाल में है, पश्चिमी बंगाल में। कुल्टी, हीरापुर, ब्रह्मपुर, दुर्गापुर सभी कहां है, पश्चिमी बंगाल में है। तीसरी इकाई है विस्को, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कहां है, भद्रावती कर्नाटक में, भद्रावती कर्नाटक में। फिर चौथी इकाई की बात करें, राउरकेला, राउरकेला है उड़ीसा में, राउरकेला उड़ीसा में। उसके बाद पांचवी भिलाई छत्तीसगढ़, भिलाई कहां है, छत्तीसगढ़ में। फिर अगली बोकारो, बोकारो है झारखंड में, बोकारो कहां है, झारखंड में। फिर सातवीं है दुर्गापुर, दुर्गापुर है पश्चिमी बंगाल, दुर्गापुर कहां है, पश्चिमी बंगाल में। आठवीं है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। फिर 9वीं इकाई है सेलम, तमिलनाडु, सेलम तमिलनाडु। तो दोस्तों ये जो 9 इकाइयां थी वह प्रमुख लोहे इस्पात की इकाइयां जो भारत में क्या थी, कार्यरत थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जमशेदपुर झारखंड, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको, कुल्टी हीरापुर ब्रह्मपुर तीनों कहां है, पश्चिम बंगाल में। फिर विस्को विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती कर्नाटक में, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश तथा सेलम तमिलनाडु में। ये सभी भारत की प्रमुख लोहे इस्पात की जो इकाइयां हैं वो है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के जो लोहे इस्पात उद्योग से उससे संबंधित कुछ छोटी छोटी प्रमुख बातें जो कई बार छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछ ली जाती है। दोस्तों अगर बात करते हैं 2015 की स्थिति की,
2015 की स्थिति से देखा जाए तो भारत विश्व में कच्चे लोहे के उत्पादन का तीसरा बड़ा राष्ट्र था। तीसरा बड़ा राष्ट्र था किसमें? कच्चे लोहे के उत्पादन में। कच्चा लोहा जो इस्पात था उसके उत्पादन में भारत विश्व में तीसरा बड़ा देश था। अगर 2003 की बात करें 2003 की बात करें तो भारत का जो स्थान था वह 8वां स्थान था। मतलब भारत ने काफी ज्यादा क्या की थी? वृद्धि की थी कच्चे लोहे के उत्पादन में। मतलब भारत है वह निरंतर प्रगति के मार्ग पर क्या था? प्रशस्त था। दोस्तों अगर देखें तो भारत है वह स्पंज आयरन का सबसे बड़ा जो उत्पादक था वह कौन था? भारत। किसका? स्पंज आयरन का सबसे बड़ा जो उत्पादक है विश्व में वह कौन है? भारत है। दोस्तों चीन व अमेरिका के बाद विश्व भर में इस्पात तैयार करने में भारत का जो स्थान है वह कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। यानी किसके बाद? चीन और अमेरिका के बाद। चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा स्थान है। किसमें? इस्पात तैयार करने में। किसमें? इस्पात तैयार करने में। इस्पात तैयार करने में तीसरा बड़ा जो देश है वह कौन है? भारत है। इस्पात संयंत्र की जो जीडीपी में जो योगदान है, भारत के जो इस्पात जो कारखाने हैं उसका जीडीपी में जो योगदान है वह है 2%। जीडीपी में लोहे इस्पात उद्योगों का जो योगदान है भारत की जीडीपी में वह लगभग 2% योगदान है। और बड़े स्तर पर यह क्या करता है? रोजगार का सृजन करता है। कौन? लोहा इस्पात उद्योग। दोस्तों ध्यान में रखना जीडीपी का 2% क्या है? योगदान देता है। कौन? लोहा इस्पात उद्योग। तो दोस्तों ये था अपना लोहा इस्पात उद्योग कैसे प्रारंभ हुआ, कौन कौन सी इकाइयां कार्यरत थी, कौन कौन से राष्ट्रों के सहयोग से कौन कौन सी इकाइयां प्रारंभ की गई, इनके बारे में अपन सबने अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।